नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिक समाधान सीरीज़ के 19वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड के अंदर हम एक ऐसी बहन का काउंसलिंग का केस आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनका विवाह केवल और केवल 11 वर्ष की आयु के अंदर कर दिया गया था, जिसका मतलब है कि इनका बाल विवाह किया गया था। दोस्तों, इन बहन ने ऐसा बताया कि विवाह 11 वर्ष की आयु के अंदर हुआ, लेकिन उसके अगले 11 वर्षों तक ये अपने ससुराल नहीं गई। ये अपने मायके के अंदर ही रही। और फिर जब ये लगभग 22 वर्ष की आयु की हो गई थी तो उस समय इनका गौना हुआ और ये बताती हैं कि फिर मैं अपने ससुराल गई। आज दोस्तों, इनको अपने ससुराल के अंदर रहते हुए 22 वर्ष हो गए हैं। बहन लगभग 44 वर्ष की आयु की महिला हैं। इनके परिवार में इनके पति हैं, इनकी सासू माँ हैं और इनके 2 बच्चे हैं। 22 वर्ष इनको अपने ससुराल के अंदर रहते हुए आज हो गए हैं। और उसके बाद आज इन्होंने बताया कि आज भैया जब मैं आपसे काउंसलिंग करा रही हूँ तो मैं अपने मायके के अंदर आकर के बैठी हुई हूँ और अपने मायके के अंदर जो है मेरा जो आना है वो मेरी मजबूरी हो गया है, क्योंकि पिछले 22 वर्षों के अंदर ये कहती हैं कि एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब मेरे साथ ससुराल में मेरे पति ने मेरे साथ गाली गलौज ना किया हो, मुझे मैन हैंडल ना किया हो। और ज़्यादातर दिन ऐसे गुजरते थे कि गाली गलौज तो रोज़ होगा ही होगा, किसी ना किसी प्रकार से मुझे डराया तो उनकी तरफ से जाएगा ही जाएगा। लेकिन फिर ये होता है कि और बहुत ही फ्रीक्वेंटली इन्होंने कहा कि मेरे साथ मारपीट होती थी। आज से 22 वर्ष पहले ये कहती हैं कि जब पहला दिन था मेरा मेरे ससुराल के अंदर, उस दिन भी मेरे जो पति हैं उन्होंने मुझे पीटा था। तो हमने इनसे पूछा कि भाई क्या किसी प्रकार की मानसिक समस्या है आपके पति को, ऐसा क्यों आपके साथ होता आ रहा है। तो उसके पीछे इन बहन ने जो उसका जो कारण है वो बताया और फिर अपने अब जा कर के ससुराल को छोड़ करके यहाँ आने का भी इन्होंने कारण बताया। तो इन्होंने बताया कि जो इनके पति हैं वो शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा एक अय्याश प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। इनका विवाह होने के कुछ ही दिनों के अंदर इनको ये बात समझ में आ गई थी कि इनके जो पति हैं वह हर दूसरी महिला के ऊपर जैसे एक कुदृष्टि रखने वाला व्यक्ति होता है, थोड़े उस प्रवृत्ति के हैं। इन्होंने बताया कि गली मोहल्ले की औरतें आ आ के मुझे बताती थी कि भाई तुम्हारे पति ने ऐसे मुझे अप्रोच किया है, इस प्रकार से मुझे वो देखता है, इस प्रकार से मुझे इशारे करता है। तो बहुत सारी महिलाओं का ये बताती हैं कि समय समय पर इनके पास कंप्लेंट्स आती रहती थी इनके पति की। उसके साथ साथ जैसे कोई रिश्तेदारी के अंदर कभी कोई ब्याह शादी का कोई माहौल होता है तो उसके अंदर दूर के रिश्तेदार आएंगे तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ केस हो जाएगा। तो ये कहती हैं ज़्यादातर महिलाएं तो जैसे इनके खिलाफ कंप्लेंट करती रहती थी, लेकिन बहुत सारी और महिलाएं ऐसी हैं जिसके साथ का इनको पता था कि उनके साथ फिर जो इनके पति हैं वो इन्वॉल्व रहते थे हर तरीके से। कई महिलाओं जैसे ज़्यादातर महिलाएं कंप्लेंट कर देती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं वो इंटरेस्टेड भी हो जाती हैं। तो कहते हैं मेरे पति के पहले ही दिन से मुझे पता था कि उनके बहुत सारे अफेयर्स हैं। और ये कहती हैं कि मेरी मारपीट इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा होती आई है कि मान लीजिए अगर किसी दूसरी महिला ने मुझे अप्रोच किया और मैंने अपने पति को कहा कि भाई क्या आपने ऐसा किया है या ऐसा वो कह रही हैं, तो कहती है मेरे पति मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मारते थे, बहुत ज़्यादा मारते थे। तो मैं हमेशा से घबरा करके रही हूँ कि भाई इस चीज़ के ऊपर मुझे कुछ बात नहीं करनी है। और शुरू से ही एक एक्सेप्टेंस सा रहा है मेरे मन के अंदर कि ठीक है भाई आदमी है जो करता है ठीक है, भाई मार नहीं खानी तो भैया अपना मुंह बंद रखो। लेकिन ये कहती हैं कि भाई मुंह खुल ही जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो कहती है कि मैं निरंतर पिछले 22 वर्षों से इस सब्जेक्ट के ऊपर मार खाती आ रही हूँ कि मेरा जो पति है उसके अपने शादी के बाहर कई सारे अफेयर्स हैं, तो उसके बारे में पता लग जाएगा। अगर मैं थोड़ा कुछ भी इस चीज़ का जिक्र छेड़ दूंगी तो बहुत मेरे साथ मारपीट होगी। आज ये बताती हैं कि मुझे समस्या ये है, इनके 2 बच्चे हैं। इनका बड़ा वाला जो बच्चा है वह लगभग 20 वर्ष की आयु का है और जो इनका छोटा वाला बच्चा है वह लगभग 6-7 वर्ष की आयु का छोटा सा बच्चा है। तो इन्होंने बताया कि मेरे पति जो हैं वो मेरे छोटे वाले बच्चे को बिल्कुल अपने जैसा बना रहे हैं। मेरे छोटे वाले बच्चे के साथ घर में बैठे रहते हैं और मेरे छोटे वाले बच्चे को आंख मारना सिखाएंगे, मेरे छोटे वाले बच्चे को गंदे इशारे करना सिखाएंगे और उसके मन में गर्लफ्रेंड होती है, बॉयफ्रेंड होता है और एक लड़की पटाना और इस सब चीज़ से संबंधित कहती हैं कि मेरे छोटे से बच्चे को बहुत सारी बातें मेरे पति सिखा रहे थे। तो कहती हैं कि मैं इस चीज़ के बहुत विरोध में थी,
इस चीज़ का भी मैंने विरोध किया, तो कहती हैं इसके ऊपर भी मेरे साथ मारपीट की गई, लेकिन कहती मैंने ये निश्चय किया कि जैसे पति को मैंने अपने जीवन में झेला है वैसा आदमी मैं अपने बेटे को तो नहीं बनने दूंगी। और इसी चीज़ के चलते कहती हैं कि मैंने पहली बार ये स्टेप अपने जीवन के अंदर उठाया कि मैं अपने पति का घर जो है छोड़ करके अपने मायके आ गई हूँ और यहाँ पर मेरा जो छोटा वाला बेटा है मैं उसको रख रही हूँ। बड़े वाले बेटे का ये बताती हैं कि वो बाहर कहीं पढ़ता है, तो उसके लिए ये थोड़ी निश्चिंत हैं, शायद हॉस्टल में रहता है इनका बड़ा वाला बेटा। और ये कहती हैं कि छोटे वाले बेटे को मैं ऐसा नहीं बनने देना चाहती, तो ये है। अब इन बहन का पर्सपेक्टिव ये था, बहन ने काउंसलिंग का सेशन इसलिए रखवाया था क्योंकि ये चाहती थी कि उनको कुछ इस प्रकार की राय दी जाए जिस राय के माध्यम से इनके जो पति हैं उनको ठीक किया जा सके, इनके पति को जो है वह सुधारा जा सके। तो हमने जो बहन है उनको कहा कि बहन पिछले 22 वर्षों से आप प्रयास कर रहे होगे ना, 22 वर्षों के अंदर जो व्यक्ति नहीं सुधरा, क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान आपको ऐसी राय दे सकता है कि जिससे कि आपका पति अब सुधर जाए? तो इन बहन ने कहा कि हाँ भैया, मुझे लगता है कि अब वो सुधर सकते हैं, और उसका कारण इन्होंने बताया। कारण सुनकर के हम थोड़े और अचंभित हो गए। दोस्तों, इस पूरे काउंसलिंग के सेशन के अंदर हमने ये बात तो इन बहन से बिल्कुल भी नहीं की कि कैसे इनके पति सुधर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो यही विश्वास था, आगे और भी चीज़ें इनके पति के बारे में बताएंगे, कि वो व्यक्ति जो है वो सुधारा नहीं जा सकता, केवल अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इस चीज़ के बारे में सोचा जा सकता है। दोस्तों, इनके जो पति हैं उनके बारे में बताते हैं कि पति जब विवाह हुआ था उस समय तो वो कुछ भी काम नहीं करते थे, लेकिन विवाह होने के लगभग 5 वर्षों बाद इनके पति की बहाली हो गई थी, और अभी इनके जो पति हैं वो पुलिस महकमे के अंदर काम करते हैं। हमारे भारतवर्ष के अंदर एक स्टेट पुलिस के अंदर हैं, अभी हेड कांस्टेबल के पद पे जो इनके पति हैं वो नियुक्त हैं। अच्छा दोस्तों, हम जानबूझ करके ना तो स्टेट का नाम कंफर्म करेंगे, ना ही हम शहर का नाम, ऐसा कुछ भी हम कंफर्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी रीति किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से किसी डिपार्टमेंट के ऊपर लांछन लगे या दूसरों को जज किया जाए, वो भी हम वो चीज़ नहीं चाहते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये ड्यूटी के अंदर सर्व तो कर रहे हैं। विशेषकर हमने ये पति का हेड कांस्टेबल होना इसलिए बताया है क्योंकि अपने ये पद का और जो उनको लीगल नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके भी उन्होंने अपनी पत्नी को दबा करके रखा हुआ था और इनको मेंटली कुछ चीज़ों के अंदर मैनिपुलेट किया हुआ था, जिसकी वजह से हमारे को ये वाली बात बतानी पड़ी। अगर वो वाला पोर्शन हमारे को टच नहीं करना होता तो हम ये वाली बात रिवील नहीं करते कि इनके पति जो हैं वो पुलिस के अंदर नियुक्त हैं या पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल हैं, क्या है, हम बिल्कुल भी नहीं बताते। अच्छा, तो अभी वापस आते हैं केस के ऊपर। तो ये बताती हैं कि इनके पति की बहाली 5 वर्ष बाद हो गई थी। इनके मतलब जब इनका गौना होकर के अपने ससुराल में आए उसके 5 वर्ष बाद इन्होंने बताया कि पति जो है वो सिपाही भर्ती हो गए थे और आज जो है वो हेड कांस्टेबल हैं। अभी कहती हैं कि इनके पति को 24 घंटे शराब पीने की आदत है। शादी के पहले दिन से ही शराब पीते थे, कहती हैं, लेकिन शुरू में शराब उनकी बहुत कम थी, मतलब जैसे रात रात को पी ली या रोज़ नहीं पी, एक दिन छोड़ करके पी लिया या हफ्ते में एक बार पी लिया, मतलब ऐसे से शुरू हुई थी और धीरे धीरे करके इनकी शराब बढ़ती गई। हमने इन बहन से पूछा कि भाई वो शराबी थे तो उनकी नियुक्ति कैसे हो गई, भर्ती कैसे हो गई उनकी, क्योंकि भर्ती हो जाने के बाद कोई व्यक्ति क्या करता है वो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले तो बहुत सारे ट्रायल देने पड़ते हैं, दौड़ना पड़ता है, फिट होना चाहिए इंसान को। तो एक शराब पीने वाले व्यक्ति का कैसे सिलेक्शन हो गया? तो ये कहती हैं कि भैया बस हो गया सिलेक्शन उनका, मैं ये तो नहीं जानती उन्होंने वहाँ जाकर के क्या किया, लेकिन हाँ ये ज़रूर जानती हूँ कि पिछले 17 साल से पुलिस के अंदर जो मेरे पति हैं वो काम करते हैं। अच्छा, तो ये कहती हैं कि अभी शुरू में कम शराब पीते थे, पीते शुरू से ही थे, लेकिन उसका जो एक रेगुलरिटी था, इंटेंसिटी था, वो कम था। कहती बढ़ते आज पिछले 7-8 वर्षों से 9 वर्षों से ये कहती हैं कि इनके पति की जो शराब है वो दिन रात की हो गई है, बिल्कुल दिन रात की, मतलब पूरा टाइम शराब पीते हैं। हमने इनसे पूछा कि वो काम कैसे करते हैं, भाई वो तो पुलिस की ड्यूटी तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है। तो ये कहती हैं कि उनके पूरे डिपार्टमेंट को पता है कि मेरे पति जो है वो पीते हैं, कोई उनको कुछ कहता नहीं है, पता नहीं क्या इन्होंने वहाँ पे घुट्टी फैला रखी है, क्या कर रखा है, सबको पता है कि शराब पी करके ड्यूटी करते हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता है। तो हमने कहा कि भैया ये भी एक बहुत चिंता का विषय है।
एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसके अंदर व्यक्ति काम कर रहा है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दूसरे नागरिक हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनको सिक्योर फील कराना, उसी के अंदर एक सिपाही ऐसा है जो कि 24 घंटा शराब पी करके ड्यूटी करता हो, तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। हमने इनसे पूछा कि बहन, आप बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट रेगुलरली हर दूसरे तीसरे दिन आपके साथ मारपीट होती थी, अभी तक भी होती आई है, और गाली गलौज रोज़ का था। आपके पति की हरकतें आपको पता थी, इतने सारे अफेयर्स के अंदर थे तो सबूत भी आप इकट्ठे कर सकते थे, इतनी तो कोई बड़ी नियामत नहीं रही होगी। तो आपने कभी अपने पति को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, कभी कंप्लेंट करने के बारे में नहीं सोचा कि भाई मैं इसकी कंप्लेंट कराऊं, थोड़ा इसको भी तो डंडे पड़वाऊं? तो कहती हैं उस चीज़ के अंदर तो मेरे पति ने हमेशा मेरे को ये समझा करके रखा कि मैं तो खुद ही पुलिस हूँ, पुलिस को तो पुलिस के अंदर पकड़वाएगी। कहती है मेरे पति हमेशा से ये बात बोलते हैं कि तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ, मेरी ऊपर तक पहुँच है, मैं पुलिस हूँ, तो मेरे को पुलिस का। कह रही हमारे बोलने से पहले, हमारे दिमाग में ये बात आने से पहले कि हम किसी प्रकार की कंप्लेंट कर सकते हैं अपने पति की, कहती है पति ने हमेशा हमारे को ये बोल करके रखा, डरा करके रखा कि वो पुलिस के अंदर हैं, वो हमारे साथ बहुत बुरा कर देंगे, हमारे को फंसवा देंगे, हमारे घर वालों को, हमारे मायके वालों को, यहाँ पर लोगों को फंसवा देंगे और मुश्किल परिस्थितियों के अंदर डाल देंगे। तो कहती हैं कि इसलिए भी कभी एक थोड़ा मैं ज़्यादा दब करके रही और उनके सामने मैं ज़बान नहीं खोल पाई। लेकिन दोस्तों एक्चुअली ये सत्य नहीं है। हाँ, हम समझते हैं कि जो जिस डिपार्टमेंट के अंदर है उसको उस डिपार्टमेंट के लूप होल्स पता होते हैं, ठीक है, वर्क अराउंड पता होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस के अंदर है तो उनकी कंप्लेंट नहीं की जा सकती या उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता। वो सब कुछ संभव होता है। सबसे बड़ा हथियार तो 100 नंबर का होता है कि अगर किसी महिला के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, आपके साथ मारपीट हो रही है, भले ही आपके पति पुलिस वाले हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस नहीं बुला सकते, आप उनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। इनफैक्ट अगर आप ऐसा कॉल करेंगे तो वो तो रिकॉर्ड के अंदर जाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति जितना डरेगा इस प्रकार का काम करने के लिए, बल्कि अगर कोई व्यक्ति महकमे के अंदर काम कर रहा है वो ज़्यादा डरता है, क्योंकि उसकी नौकरी के ऊपर बहुत खतरा होता है। अगर ऐसे व्यक्ति की कंप्लेंट्स हो जाएं और वो उसके अंदर ग्राउंड दिखाई दे कि नहीं वाकई के अंदर इस केस के अंदर वाटर है, तो 1 मिनट के अंदर नौकरी चली जाती है, 1 मिनट के अंदर इंसान सस्पेंड हो जाता है। तो हमने कहा कि उन्होंने रिवर्स साइकोलॉजी आपके साथ खेली, आपके ऊपर रिवर्स प्रेशर बना करके रखा। लेकिन आपकी जो सोच है वो गलत है कि क्योंकि वो हेड कांस्टेबल हैं तो उनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है एक्चुअली में कानून से ऊपर नहीं होता, कम से कम प्रावधान तो नहीं है इस चीज़ का। तो आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो अगर आप कुछ लीगल एक्शन लेना चाहते हैं तो आप कर सकते थे। आपको नहीं पता उस चीज़ के बारे में, वो एक अलग बात है। आज आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो काम करते हैं तो उनके ऊपर जो पुलिस है वो एक्शन नहीं लेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप भी कॉल कर सकते हैं, आपका भी हक है सुरक्षित रहने का। पुलिस वाले से शादी कर ली इसका मतलब ये थोड़ी है कि ज़िंदगी भर मार खाने का आपने ठेका ले लिया है, तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा दोस्तों, कई बार का तो इन बहन ने ऐसा बताया कि जो इनके पति हैं उन्होंने इनके साथ सड़क के ऊपर मारपीट करी। घर के अंदर जैसे वो गाली गलौज करते रहते हैं, शराब पी करके कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं, तो कई बार ये बोलते हैं कि भैया मैं इस चीज़ से परेशान होकर के घर से बाहर निकल आती थी। लेकिन मेरे पति का ऐसा है कि अगर मैं घर के अंदर रुक कर के उसकी गालियाँ नहीं सुन रही हूँ तो वो घर से बाहर निकलेंगे, मेरे पीछे पीछे आएंगे, मुझे घर के बाहर बैठी हूँ तो बाहर निकल करके मुझे चप्पलों से पीटेंगे। अगर मैं घर से बाहर निकल के कहीं निकल गई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे घुटन हो रही है, मुझे सांस लेनी है, तो जहाँ कहीं भी हूँ मैं, मोहल्ले के अंदर मैं अगर कहीं निकल गई हूँ, किसी रोड के ऊपर मैं वॉक के लिए निकल गई हूँ परेशान होकर के, तो मुझे ढूंढ करके जहाँ भी ये मुझे पकड़ लेंगे वहाँ मुझे पकड़ करके बहुत बुरी तरह से मारेंगे और पकड़ करके जो है मुझे घर ले जाएंगे। अच्छा, इन बहन ने ये भी बताया है कि मैं जो है अपने पति को छोड़ करके, उनका घर छोड़ करके, पहले भी जैसे क्या है परेशान बहुत ज़्यादा इंसान हो जाता है तो मायके आ जाता है और थोड़े दिन उसको ये लगता है कि भाई बस मैं यहाँ, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, तो थोड़ा चेंज मिल जाता है। तो ये कहती हैं कि मैं मायके जाती थी तो मेरे पति जो है पीछे पीछे आ जाते थे कि भाई नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दो, ऐसे वैसे करके माफ़ी वगैरह मांग करके मुझे वापस ले जाएंगे और वापस ले जा करके फिर से वहाँ जा करके पीटेंगे। अब ये कहती हैं कि मैंने जब भी इस बात को अपने परिवार के अंदर उठाया तो हमेशा परिवार वालों ने ये कहा कि तुम थोड़ा सहन करो, कोई नहीं सहन करो, थोड़ा
भाई तुम्हारा घर फिर भी वही है, तुम्हारे को सहन करने की आवश्यकता है। और ये कहते हैं कि भैया जब भी ये वाली बात होती है तो सारे परिवार वाले यही समझाते हैं या समझाते आए हैं कि कोई नहीं, तुम्हारे पति सुधर जाएंगे भाई, बुरे इंसान नहीं हैं, सुधर जाएंगे भाई, कभी तो टाइम आएगा कि सुधर जाएंगे। तो कह रही है अपना पूरा जो जीवन है वो मैंने इसी आश के अंदर निकाल दिया कि मेरे पति अब सुधरेंगे, तब सुधरेंगे। और ये कहती हैं कि अब जा कर के मेरी ये उम्मीद जगी है कि भाई आज तक उन्होंने कभी ये बात नहीं बोली थी कि मुझे शराब छोड़नी है, लेकिन अभी पिछले 5-6 महीनों के अंदर इन्होंने बताया कि मेरे पति ने मुझे 2 से 3 बार ये कह दिया है कि मैं जो शराब है उसको छोड़ना चाहता हूँ, अब मैं जो है मैं नहीं पीना चाहता। हमने इनसे पूछा कि क्या फिर उन्होंने शराब पीनी छोड़ दी, क्या शराब पीनी उन्होंने कम कर दी? तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन उन्होंने कई बार ये बात बोली है, तो अब मुझे उम्मीद जगी है कि अब जो है मेरे पति जो हैं वो शायद सुधर जाएंगे। प्यारे दोस्तों देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो हमने बहन को समझाई, और उन्हीं बेसिकली चीज़ों के लिए ये जो वीडियो हमने बताया कि इसके बारे में समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब ये कहा जाता है कि तुम थोड़ा सहन करो, तो सहन करने का मतलब क्या होता है? क्या सहन करने का मतलब ये है कि जो कुछ भी आपके साथ इस प्रकार से हो रहा है कि अगर आप मनुष्य हैं लेकिन आपके साथ जानवरों से भी बदतर जो है व्यवहार किया जा रहा है, तो जब तक सामने वाला व्यक्ति ना रुके आपके साथ दुर्व्यवहार करना, तब तक आपको उसको सहन करते रहना है? क्या यही सहन करने का मतलब है? क्या यही आपके जीवन का अर्थ है? तो दोस्तों इसका जवाब है ना। क्या आपको कभी सहन करना पड़ता है? हाँ, कई परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर बहनें जब हमसे काउंसलिंग कराती हैं और वो किसी मुश्किल परिस्थिति के अंदर फंसी हुई होती हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि एकदम से आप इस परिस्थिति से बाहर मत निकलो। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उनको ये बोलें, हमेशा ये बोलें, कई बार बोलते भी हैं कि हमेशा ये बोले कि नहीं छोड़ छाड़ करके सब कुछ चले जाओ, क्योंकि एक एस्पेक्ट होता है कि जब पूरी परिस्थिति का आकलन किया जाता है तो उसके अंदर ऐसा समझ में आता है कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि साथ में रहना, एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो कि आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये मजबूरी होती है, क्योंकि आपके पास जो है इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अगर आप यहाँ एकदम से छोड़ देते हैं तो आप खाएंगे क्या, आप पिएंगे क्या, आपके सर पे छत नहीं होगी, है ना। और जो बहनें होती हैं, बहनों के लिए थोड़ा एक सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा होता है। अगर कोई आदमी ऐसी किसी परिस्थिति के अंदर है, अपने घर को वो छोड़ देता है और छोड़ करके जा करके सड़क पे भी सो जाता है, तो वो सड़क पे सो सकता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बहनें तो ऐसा नहीं कर सकती, महिलाएं तो ऐसा नहीं कर सकती, है ना। तो वो एक ये चीज़ होती है जो कि हम भी समझते हैं कई सारे केसेस के अंदर, और जो महिला के सगे संबंधी होते हैं, जो कोई भी उनको राय देते हैं कि तुम थोड़ा सहन कर लो, उनको भी ये बात समझ में आती है। एक्चुअली में तुम कुछ सहन कर लो, इसका मतलब ये है कि तुम फिर जाओगे कहाँ? तुम्हारे पास अपने आप को संभालने के लिए जो पर्याप्त संसाधन है वो अवेलेबल नहीं है, तुम कैसे रोटी खाओगे? और हम लोगों की जो रिश्तेदार ये बात बोलते हैं, एक्चुअली में वो ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि हम तुम्हारे को पाल दें। तो अब समस्या क्या होती है, यहाँ पे घूम फिर करके बात एक ही व्यक्ति के ऊपर आ जाती है, और उसी व्यक्ति के ऊपर जो कि आपको परेशान कर रहा है। आप अपनी पूरी जिंदगी, जैसे इस बहन ने निकाल दी, विवाह को के बाद 22 वर्ष हो गए साथ में रहते हुए, 22 वर्ष हो गए मारपीट सहते हुए, पूरी जिंदगी निकाल देंगे ये सोचते हुए कि ऐसा हम क्या करें कि ये व्यक्ति सुधर जाए, ऐसा हम क्या करें कि ये व्यक्ति सुधर जाए। जबकि असली में समझने वाली बात ये होती है कि जिस व्यक्ति का जिस प्रकार का नेचर है, ठीक है, जैसे इनके पति के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इसके अंदर देखिए कभी ऐसा परिस्थिति किसी महिला के जीवन में आ सकती है कि उनके पति जो है वो किसी दूसरी महिला के साथ भाई इन्वॉल्व हो गए, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई, उनका अटैचमेंट हो गया किसी के साथ, लेकिन वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, ये एक अलग चीज़ होती है। लेकिन इनके जो पति हैं, इनके पति तो प्रॉपर एयाश किस्म के इंसान है, उनका तो आदत है हर दूसरी महिला को अप्रोच करना, तो उनकी तो नीयत ही जिस इंसान की ख़राब है। मतलब एक होता है कि भाई हो गया, आप इन्वॉल्व हो गए, पता नहीं कैसे एंगेज हो गए
किसी के साथ, दूसरी महिला के साथ, उस चीज़ के अंदर परिस्थिति से बाहर निकलने में व्यक्ति की मदद की जा सकती है। लेकिन जो इंसान प्लान करके कर रहा है, जिस इंसान को लगता है कि ये करना ठीक है, जो कि पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि वो सही है, उस इंसान को आप कैसे सुधारोगे? क्योंकि वो, उसके माइंड में वो कोई गलती नहीं कर रहा, उसके माइंड में वो, उसका वो जीने का तरीका है। तो ये हमें शुरू में ही समझ जाना चाहिए कि भाई ऐसे इंसान नहीं सुधर सकते, क्योंकि उसके मन में कोई गिल्टी नहीं है ना उस चीज़ को लेकर के। सुधरता वो है जिसके मन में गलती उसने की है, उसकी भावना हो, उसका गिल्ट हो। फिर जैसे शराब की बात है, अभी पहले दिन से वो शराब पी रहे थे, तो अगर मान लीजिए ये बहन आज से 20 साल पहले हमसे बात करते, तो हम भी इनको ये कहते कि अभी आप थोड़ा आप सहन कीजिए, आप एकदम से वो मत कीजिए, क्योंकि उस समय विवाह हो जाने के बाद इनका एक छोटा सा बच्चा था इनके पास। तो इन्होंने अगर किसी से एडवाइस लिया होगा तो औरों ने भी इनको यही कहा होगा कि भैया जो है आपको थोड़ा वो करना चाहिए। लेकिन सहन करने का मतलब ये नहीं है कि जब तक वो इंसान सुधरेगा नहीं आप उसी चीज़ का वेट करते रहो। सहन करने का मतलब ये है कि अभी आप देखो कि ठीक है, अभी मुझे इन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो मेरी मजबूरी है। लेकिन साथ के साथ आपको ये दिमाग चलाने की आवश्यकता होती है कि मैं अपने आप को कैसे सशक्त करूँगी। बहुत बार ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि महिलाओं को इस प्रकार से प्रोग्राम भी किया जाता है समाज के अंदर, इस प्रकार से उनकी सोच डेवलप की जाती है कि उनको किसी ना किसी सहारे की आवश्यकता है ही। ठीक है, एक प्रकार से वो चीज़ एस्टैब्लिश भी हो रही होती है जिस प्रकार की परिस्थितियाँ समाज ने पैदा की होती है। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है और आप चाहते हो कि आपके साथ ये होना बंद हो जाए, तो आपको ही स्टैंड लेना पड़ेगा। तो हमारी जो ओवरऑल राय इन बहन को थी वो इन लाइंस के ऊपर थी कि बहन, पति का मुंह देखना बंद करो कि वो सुधर जाएगा, अब वो ठीक हो जाएगा। आज भी आपका पति सुधरने वाला नहीं है। हमने इनको ये समझाया कि देखो, आज आपके जो पति हैं वह लगभग 48 वर्ष की आयु के हो गए हैं, और आपने बताया कि पिछले 7-8 वर्षों से वो 24 घंटे दारू पी रहे, 24 घंटे दारू पी रहे। मतलब आंख खुली तो दारू चाहिए, आंख खुली तो दारू चाहिए। हमने कहा हर इंसान को ना अपने शरीर का पता होता है। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि आपके जो पति हैं उनको कुछ इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं कि जो उनका शरीर है अब वो ख़त्म हो रहा है, उनके ऑर्गन फेलियर्स हो रहे हैं। हो सकता है जब वो वॉशरूम जाते हैं उनको खून आ रहा है, या उनको अंदर दर्द हो रहा है, पता लग जाता है इंसान को कि मैं मरने वाला हूँ, हाँ, और वो उनको आ रहा है, तो उस भाव के चलते उस व्यक्ति ने ये बोल दिया कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ। शराब छोड़ना चाहता हूँ इसलिए नहीं बोल दिया कि हाय मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया, मुझे तुम्हारे साथ ये सब बुरा नहीं करना चाहिए था, तो अब मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ तो मेरी मदद कर दो। ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस भी दिन उन्होंने ये वाली बात आपको कही होगी, आप नोट कर लेना उस दिन वो बीमार थे। तो वो अपने मृत्यु के भय से वो व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि अब मैं शराब पीना छोड़ना चाहता हूँ। एक्चुअली में उनको वो शराब पीना छोड़ने का एक्चुअली में उनका कोई विचार नहीं है। डर आ रहा है अंदर से कि मैं मरने वाला हूँ, मौत से डर लग रहा है, इसलिए ये वाली बात बोली जा रही है। तो आज इनको क्या करना चाहिए? आज हमने बोला कि बहन देखो, वहाँ पे परिस्थिति थी, वहाँ से यहाँ पे आ गए, आपके बूढ़े माता पिता हैं, कब तक आपको सपोर्ट करेंगे? अभी बहन ये बोलने लगी कि अब मेरा जो एक बेटा है वो लगभग 20 वर्ष की आयु का जो है, अभी कुछ वर्ष वो पढ़ेगा, फिर उसके बाद तो फिर जो मेरा वो नौकरी पे लग जाएगा, फिर जो मेरा जो जीवन है वो सेटल हो जाएगा। यहाँ पे हमने बहन को कहा कि बहन देखो, ये सोच भी आपकी गलत है। इसलिए सोच गलत है कि पहले पूरे जीवन भर आप अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट रहे, अभी आप अपने बेटे के ऊपर डिपेंडेंट होने के बारे में सोच रहे हो। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपको क्या पता कि बेटा कल को आपको सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। पूरा जिंदगी भर पति का मुंह तकते रहे, मार खाते रहे, अभी बेटे का मुंह तक करोगे, है ना? तो ये करने की बजाय कि कभी मुझे मेरे मायके वाले सपोर्ट कर दे, कभी मुझे ये कर दे, आपको बहुत पहले ही स्टैंड ले लेना चाहिए था। ठीक है, आपको बहुत पहले ही। तो ये वापस आते हैं उस चीज़ के ऊपर कि सहन करो वाली जो बात है, कि सहन करो, क्योंकि अभी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। आप रोटी कहाँ से खाएंगे, छत कैसे बहालोगी, अभी आपके पास उसकी व्यवस्था नहीं है। लेकिन साथ के साथ महिलाओं को ज़रूरत है कि वो दिमाग चलाएं कि कैसे हम खुद को इस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे, हम खुद कैसे सक्षम होंगे, हम खुद अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे। और कड़े जो डिसीजंस हैं वो लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, बहुत बार ये भी बोला जाता है कि भाई आपका हिसाब किताब होगा, अगर आप
अत्याचार नहीं सहोगे तो हिसाब किताब बाकी रह जाएगा, अगले जन्म में हिसाब किताब आएगा। देखिए दोस्तों, ये ना उन लोगों के लिए बात कही जाती है, हिसाब किताब तो वाकई में है, आपने भी कुछ किया होगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए कही जाती है कि अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है और आप उपराम स्थिति के अंदर हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मार रहे हैं, आपको दुख नहीं होता, आपको दर्द नहीं होता, आप रोते नहीं हो, आपको गम नहीं है इस चीज़ का। अगर ये सारे इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं तो आपका हिसाब किताब ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इन इमोशंस को जब आप क्रिएट कर रहे हो तो आप एक्चुअली में प्रिपेयर हो रहे हो उस इंसान से बदला लेने के लिए। तो अगले जन्म में फिर आप मिलेंगे और फिर आप इस प्रकार का अत्याचार करेंगे। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है अपने आप को डिटैच करना, अपने आप को सेपरेट करना उस परिस्थिति में से। आप ये दिमाग लगाना, कई बार बोलते हैं कि भैया ऐसे कैसे अलग हो जाएंगे। बात यह है कि आप सोच ही नहीं रहे हो उन लाइंस पे कि इस व्यवस्था के बाहर भी मेरा कोई जीवन हो सकता है जिसके अंदर मैं खुद सक्षम हो सकती हूँ। आप सोच ही नहीं रहे हो उस चीज़ के बारे में। आप सोचोगे तो रास्ते उसके आपके सामने आएंगे ना, आप विचार बनाओगे तो कुछ चीज़ आपके सामने खुलेगी। लेकिन आप केवल यही सोच रहे हो कि कभी तो ये सुधरेगा, कभी तो ये सुधरेगा, कभी तो ये सुधरेगा। एक व्यक्ति जो कि आपको चीट कर रहा है, एक व्यक्ति जो हर दूसरी महिला के ऊपर नज़र रख रहा है, ना जाने कितनी महिलाओं के साथ संबंध बना रहा है, अगर वो सुधरता भी है, आपका अपना आत्म एक वो सम्मान होता है, एक स्वाभिमान होता है, वो कहाँ है? मतलब आप कोई फल सब्जी हो जो कि टेबल के ऊपर पड़ी हुई हो, जिसका काम ही है इस्तेमाल हो जाना, जब सामने वाले को आपकी ज़रूरत हो तो आपको इस्तेमाल कर ले, आप बस उतनी ही आपकी बस बिसात है। तो फिर अगर इतनी ही अगर आपकी बिसात है तो फिर शादी करने का क्या मतलब है ना? शादी करने का मतलब ही यही होता है कि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति कमिटेड रहते हैं, यही तो मतलब है इस बंधन का, मतलब इस संबंध का। बहरहाल, तो हमने बहन को आज भी यही राय दी जो हमारे को फीलिंग आई कि आपको कुछ काम धंधा शुरू करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इनके जो मायके वाले हैं अभी वो थोड़े सक्षम हैं, इनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने बहन को ये राय दी कि आप उनसे जो सपोर्ट आपको मिल रहा है वो इस प्रकार से लेने की बजाय कि वो आपकी रोटी चलाते रहें, आप कुछ इस प्रकार से सपोर्ट ले लीजिए कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि आपका कोई काम धंधा शुरू हो जाए। उस समय हमारे को थोड़ा ऐसा फील हो रहा था, टच हो रहा था, तो हमने बोला कि आप कोई फूड कार्ट लगाने के बारे में आप सोच सकते हैं। अब इस बहन ने ये बोला कि भैया अगर मैं कुछ ऐसा काम करूँगी ना तो मेरे पति वहाँ पे परेशान करने के लिए आ जाएंगे। तो हमने कहा बहन कि आप पति के जोन से बाहर निकलोगे, परेशान करने के लिए आएंगे तो आप 100 नंबर पे कॉल करो, आप बोलो कि आदमी यहाँ पे अगर मुझे परेशान कर रहा है, मेरा पति है बट यहाँ से लेकर के जाया जाए, मेरे काम के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। आपने आज तक कभी उनके सर के ऊपर डंडे पड़वाए ही नहीं, कभी उनको मुश्किल परिस्थिति के अंदर डाला ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं है कि भाई उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है ना? एक बात बोली जाती है कि इवन इफ अ स्नेक इज़ नॉट पॉइजनस इट शुड अपीयर दैट इट इज़, है ना? तो दिखना तो चाहिए कि भाई आप भी कुछ कर सकते हो। आप सहन करे जा रहे हो, सहन करे जा रहे हो। सहन तब तक करना होता है जब तक अपने लिए कुछ व्यवस्था हमने वो नहीं कर दी। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर को बचाने का प्रयास नहीं करो, लेकिन कुछ ही समय के अंदर ना इंसान को ना समझ में आ जाता है कि ये घर बचाने लायक है या नहीं है, ठीक है? और वो आपको बहुत पहले समझ में आ गया था। एक थोड़ी इन लाइंस पे भी इन बहन से बात हुई थी कि जब आपको आपके पति के लक्षण पता हैं तो पहला वाला बेबी तो चलो शुरू शुरू में हो गया था, ठीक है? तो ये दूसरा जो 8 साल की आयु वाला बेबी है ये आप लोगों ने क्यों किया, है ना? क्योंकि शुरू वाला जो बेबी है उसके अंदर आपको ये होगा कि चलो मैं कभी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है। जब तक वो बच्चा बड़ा हुआ, 8-10 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, उतने के अंदर फिर दोबारा से आपने दूसरा जो बेबी है वो लेकर के आए। ये तो ज़बरदस्ती अपने पैरों के अंदर बेड़ियां बांधने वाली बात है। तो आपने ऐसा क्यों किया? तो इनके उसके अंदर कुछ वो थे कि नहीं, बस हमारे को ये था कि बच्चा होगा तो सुधर जाएंगे। तो वो बहन जो है ना वो इसी जोन के अंदर लॉक थी कि पति सुधर जाएंगे, पति सुधर जाएंगे। हमारे को तो लग नहीं रहा था कि हमारी बातों से भी उसको ये बात समझ में आ रही थी कि उसका पति बहन का कभी भी सुधरने वाला है नहीं। तो बहन को हमने यही कहा कि औरत ये भी सोचती रहती है कि बच्चों का जो भविष्य है, बच्चों के भविष्य का क्या होगा, मैं अगर पति को छोड़ देती हूँ तो मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। लेकिन दोस्तों इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, है ना, वो अगर आपके साथ हैं और आपके बच्चे उनकी छत्र छाया के अंदर पढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, उनको देख करके बड़े हो रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके बच्चों के सर पे ऐसे व्यक्ति का साया होना आपके बच्चों के लिए ज़्यादा घातक है। उनको क्या शिक्षा मिल रही है अपने पिता से?
हालांकि ऐसा है कि भी वो माँ के साथ ऐसा करते हुए देख रहे हैं। हर बच्चे समझदार नहीं होते ना, बहुत सारे बच्चे तो अपने पिता से सीख जाते हैं, खुद उनके जैसे बन जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की एनर्जी से बच्चों को दूर रखना ही ज़्यादा अच्छा है। और सिर्फ बार बार हम इस बात को एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं कि सहन करने का मतलब, अगर आपको कहीं से राय मिलती है कि आप थोड़ा सहन करो, आपके हिसाब किताब होंगे, उस सहन करने का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी भर मार खाते रहो। सहन करने का मतलब ये है कि अभी के लिए करो और देखो कि तुम कैसे बाहर निकल सकते हो। तो सहन करने वाली बात समझ में आ जाती है महिलाओं को, लेकिन मैं बाहर भी निकल सकती हूँ या मुझे बाहर निकलना है, मुझे अपने पैरों पे ऊपर खड़ा होना है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचती हैं, इसीलिए पूरा जीवन भर फंसी रहती हैं। प्यारे दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये जो केस हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया, इससे आप सभी को कुछ शिक्षा मिली होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके आप हमें बताएं कि इस वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिली, आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।